वेलकम टू स्टडी भारत। स्टडी भारत में आपका स्वागत है। हमारा यूनिट 4 चल रहा है और यूनिट 4 में अभी तक हमने बाबर के बारे में देखा, जानकारी ली और आज हम करने वाले हैं हुमायूं। बाबर के बाद उसका बेटा उत्तराधिकारी के रूप में आता है जिसका कि नाम होता है हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। उसका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। उसकी माता और पिता का नाम बाबर था और उनकी माता थी माहम बेगम। उनका शासनकाल 2 बार माना जाता है। पहली बार तो जब बाबर की मृत्यु होती है तब, यानी कि 26 दिसंबर 1530 से, और दूसरी बार तब जब वह शेरशाह के द्वारा निर्वासित कर दिया जाता है। उसके बाद पुनः शेरशाह की मृत्यु के बाद पुनः आता है और फिर अपना शासन संभालता है। उसकी मृत्यु होती है 27 जनवरी 1555 ईस्वी को दिल्ली में। सबसे पहले तो हुमायूं के बारे में कुछ जानकारियां। उसका परिचय। मुगल सम्राट हुमायूं जो थे वो मुगल शासक के प्रथम शासक के रूप में बाबर का नाम आता है। तो इस तरह से देखें तो उसके उत्तराधिकारी हुमायूं दूसरा मुगल शासक के रूप में देखा जाता है। और जब यह गद्दी पर बैठता है तो उसकी उम्र 22 या 23 साल संभवतः मानी जाती है। 22 या 23 साल की उम्र में वह गद्दी पर बैठता है। हुमायूं और शेरशाह के बीच में बहुत सारे युद्ध होते हैं जिसमें कि शेरशाह ने हुमायूं को बुरी तरह से परास्त किया था। उसमें से चौसा और कन्नौज की लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। चौसा की जो लड़ाई होती है या बिलग्राम की लड़ाई के भी नाम से इसे जानते हैं। तो ये लड़ाई वह लड़ाई थी जिसके कारण कि हुमायूं को भारत छोड़कर जाना पड़ा था, उसे निर्वासित जीवन जीना पड़ा था। और शेरशाह ने हुमायूं को पराजित करने के बाद शेरशाह द्वारा भारत में एक स्वतंत्र साम्राज्य की परिकल्पना की गई थी, स्थापना की गई थी। हालांकि बाद के समय में जब शेरशाह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद वापस हुमायूं आता है और यहाँ पे मुगल राजवंश की नींव डालता है। करीब 15 साल के निर्वासित जीवन जीने के बाद हुमायूं 1555 ईस्वी में वापस आता है और इस समय भारत में सिकंदर का साम्राज्य चल रहा था। और सिकंदर को युद्ध में पराजित करने के बाद वह दिल्ली का राज सिंहासन संभालता है। वह बहुत ही शौकीन किस्म का आदमी था। उसने हफ्ते के 7 दिनों में 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए हुए थे। हुमायूं का जन्म एवं प्रारंभिक जीवन एवं परिवार। अब हम देखते हैं कि हुमायूं का प्रारंभिक जीवन किस तरह का था, इसकी उत्पत्ति के स्वरूप कहाँ से देखने को मिलते हैं और उसके परिवार में कौन कौन से जन थे। सबसे पहले तो हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था और यह प्रख्यात मुगल सम्राट बाबर के सबसे बड़े पुत्र के रूप में जाना जाता है। उनकी माँ का नाम था माहम बेगम और बचपन में उन्हें नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के नाम से पुकारा जाता था। वह बाबर के सबसे बड़े और लाडले बेटे के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा यानी कि हुमायूं के अलावा बाबर के और भी कई पुत्र थे, जैसे कि कामरान और अस्करी जो थे वो बाबर की दूसरी पत्नी जिनका के नाम गुलरुख बेगम था उसकी संतान थे। और सबसे छोटा था इसमें हिंदाल की माता अलग थी, हिंदाल की जो माँ थी उनका नाम था दिलदार बेगम। ये सभी अलग अलग माँओं से उत्पन्न हुए थे लेकिन सभी बाबर की संतान थे। चूंकि हुमायूं सबसे बड़ा था तो उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसका बहुत ही अच्छा प्रबंध किया गया था। बाबर ने उसकी शिक्षा दीक्षा पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया। इसी कारण हुमायूं को बहुत सारी विषयों पर बहुत ही अच्छा कमांड हासिल था, जैसे कि तुर्की, अरबी, फारसी, इन सभी विषयों का उसने बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन किया था। और जब वो भारत में आता यानी कि उसका जो जन्म होता है काबुल में होता है, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी काबुल में ही होती है, लेकिन भारत आने के बाद उसने हिंदी का ज्ञान भी प्राप्त किया था। साहित्य के अलावा हुमायूं को और सारी चीज़ों में भी बहुत सारी रुचि थी। साहित्य की बात करें तो साहित्य के बाद गणित, दर्शन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, ये सारी जो विषय थे इन सारी सब्जेक्ट्स में भी हुमायूं की बहुत ही ज़्यादा रुचि हुआ करती थी। इसके अलावा उसने आरंभ काल से ही सैनिक शिक्षा लेना भी प्रारंभ किया था, क्योंकि वो युग जो था वो सैन्य प्रतिभा का ही युग था। तो सैनिक शिक्षा मिलना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था उस समय के काल में।
इसके अलावा उसने सिविल एवं फौजी शासन व्यवस्था इन सब के लिए अलग से प्रशिक्षण लिया था। और इन सब के प्रशिक्षण के लिए हुमायूं के पिता बाबर ने उसके लिए बहुत ही अच्छा प्रबंध किया था। और यही सब के कारण जब वह 12 वर्ष का होता है, यानी कि 1520 ईस्वी में, सिर्फ 12 वर्ष की अवस्था में उसने जितना सारा ज्ञान लिया था उसे प्रदर्शित करने का उसे मौका दिया जाता है। और उसे सूबेदार यानी कि बदख्शां के सूबेदार के पद पर नियुक्त किया जाता है। इतना ही नहीं बल्कि हुमायूं ने क्या किया, अपने पिता बाबर यानी कि बाबर का जब भारत पर आक्रमण हो रहा था तो उन सिलसिलेवार आक्रमणों में हुमायूं ने बहुत ही ज़्यादा साथ दिया था। 1526 ईस्वी में जब हिसार फिरोजा से इब्राहिम लोदी की सहायता के लिए बहुत सारी सैनिक टुकड़ियां चली थी ताकि वो इब्राहिम लोदी को मदद कर सके, तो रास्ते में ही हुमायूं ने उन सारी टुकड़ियों के ऊपर अपना आधिपत्य कायम किया था, उसे युद्ध में पराजय करवा दिया था। और इसके बाद खुश होकर ही बाबर ने उसे बहुत सारे उपहार दिए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण बहुमूल्य उपहारों से नवाजा था। हुमायूं ने क्या किया, पूर्वी प्रदेश के जो अफगान थे, अफगानों पर भी उसने चढ़ाई की थी। मुगलों का अफगानों के साथ काफ़ी लंबे समय से संघर्ष देखा जाता है, क्योंकि सबसे पहले तो भारत में अफगानों का शासन था। बाद के समय में क्या हुआ, जब मुगल आए यानी कि जब बाबर का आक्रमण हुआ तो उसने यहाँ पे अफगान सरदार को हटाकर, यानी कि इब्राहिम लोदी जो कि एक अफगान शासक के रूप में जाना जाता है, उसे मारकर अपना शासन कायम किया। तो मुगलों का जो शासन व्यवस्था है वो अफगानों के साथ शुरुआती दौर से ही बहुत ही कटुतापूर्ण रही है। इसके अलावा संभलपुर, जौनपुर, गाजीपुर और कालपी, इन सभी क्षेत्रों को हुमायूं ने अपने प्रारंभिक समय में ही जीता था। वहीं अब देखते हैं हुमायूं के उत्तराधिकारी की घोषणा एवं राज्याभिषेक। यहाँ बताया जा रहा है कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर की मौत के 4 दिन के बाद यानी कि 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर ने अपनी इच्छा के अनुसार अपने बड़े बेटे हुमायूं को मुगल राज सिंहासन की गद्दी सौंप दी थी और उसका राज्याभिषेक करवाया गया था। यानी कि मरने से पहले बाबर ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में बाबर हुमायूं का नाम दिया था, क्योंकि हुमायूं अपने भाइयों में सबसे ज़्यादा बड़ा था और बाकी के जो 3 भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये तीनों बहुत ही अल्पायु के थे। बाद में उनके 4 पुत्रों में मुगल साम्राज्य को लेकर लड़ाई ना हो और अपने अन्य पुत्रों के उत्तराधिकारी बनने की इच्छा जताने से पहले ही अपने जीवित रहते हुए हुमायूं का अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उस समय का राजनीतिक परिस्थिति कैसी होती थी। मध्यकालीन भारत में प्रशासन के लिए यानी कि उत्तराधिकारी का कोई भी नियम नहीं था। उत्तराधिकारी बनाया जाता था सिर्फ तलवार के बल पे, तलवार के दम पे ही शासक बनाया जाता था। तो बाबर यह बात जानता था कि बाद के समय में उसके जितने बच्चे हैं, जितने बेटे हैं, उसके बीच उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर युद्ध हो सकता है। इसलिए उसने अपने जीवन काल में ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और साथ साथ यह प्रण भी लिया था। हुमायूं को यह कहा था कि तुम चाहे जीवन में कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन अपने भाइयों के साथ कभी भी संघर्ष मत करना, कभी भी कटुतापूर्ण व्यवहार मत करना। और हुमायूं एक अच्छे बच्चे की तरह उसने ऐसा काम भी किया था। वो जीवन पर्यंत अपने भाइयों के लिए ही काम करता रहा था, यहाँ तक कि उसने साम्राज्य में से कुछ हिस्सा अपने भाइयों में भी बांट दिया। लेकिन बाद के समय में उसका यह डिसीजन बहुत ही खराब, उसके लिए बहुत ही नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है, क्योंकि बाद के समय में उसके जो अल्पवयस्क भाई थे वे सभी बड़े हो जाते हैं और खुद अपने भाई यानी कि हुमायूं के खिलाफ ही तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं। उनमें सभी की कामना यह थी कि उनका शासन दिल्ली शासन पे स्थापित हो सके। इसके बाद जब बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था तो उस समय बाबर ने चारों तरफ फैले हुए अपने मुगल साम्राज्य को मजबूती प्रदान करने के लिए मुगल साम्राज्य को चारों भाइयों में बांटने के आदेश दिए थे। क्योंकि इस तरह से जब हुमायूं ने अपने सारे भाइयों में अपने साम्राज्य को बांट दिया, जैसे कि सबसे बड़े भाई अपने भाई कामरान मिर्जा को पंजाब का शासक बना दिया। पंजाब, कंधार, काबुल, इन 3 क्षेत्रों का साम्राज्य कामरान मिर्जा के कंधों पर डाल दिया। दूसरे भाई हिंदाल को अलवर और अस्करी का प्रशासन संभालने को दे दिया गया। और तीसरा भाई
तीसरे भाई के अस्करी अस्करी जो कि तीसरे भाई थे, उन्हें संभल की सूबेदारी सौंपी गई थी। इसके अलावा ये तो उसके हुमायूं के अपने भाई थे, लेकिन इसके अलावा उनके कुछ चचेरे भाई, जैसे कि उनमें सबसे बड़ा नाम आता है सुलेमान मिर्जा का। सुलेमान मिर्जा के लिए भी उसने बहुत ही दरिया दिली दिखाई और उसे बदख्शा की जागीर सौंप दी थी। हालांकि हुमायूं द्वारा भाइयों को जागीर सौंपने का फैसला उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इस भूल के कारण उसे बाद के समय में अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा कॉपरेशन तो नहीं मिला, लेकिन सबके सब एक शत्रु के रूप में उसके सामने आकर खड़े हो गए थे। और हुमायूं को जितनी भी असफलताएं हाथ लगी थी, उनमें उनके भाइयों का भी बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने हुमायूं की बुरी परिस्थिति का लाभ उठाया। हुमायूं का साथ देने के बजाय उसकी परिस्थिति का लाभ उठा के उसे निर्वासित जीवन जीने पे मजबूर कर दिया था। लेकिन इन सब के बाद भी हुमायूं ने अपने आप को अपनी काबिलियत के बल पे अपने आप को एक कुशल प्रशासक, एक कुशल शासक के रूप में प्रतिस्थापित किया। उसने अपने जीवन काल में बहुत सारे विजय अभियान भी किए। जैसे कुछ विजय अभियान यहाँ बताए जा रहे हैं। सबसे पहले तो हुमायूं ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में 1531 से 1540 तक शासन किया था। और फिर जब वो शेरशाह सूरी के द्वारा निर्वासित कर दिया जाता है, तो वापस जब 1555 में वापस आता है, तो 1555 से 1556 तक यहाँ वापस शासन करता है। वही मुगल साम्राज्य का विस्तार पूरी दुनिया में करने का मकसद भी आता है। हुमायूं ने अपने आप को मुगल साम्राज्य को पूरी दुनिया में फैलाने का मकसद बनाया और अपनी कुशल सैन्य प्रतिभा के कारण कई राज्यों में विजय अभियान चलाया था। वही इन अभियानों के तहत उसने कई राज्यों को जीता और अपने जीत का परचम भी लहराया। 1531 में गुजरात के शासक बहादुर शाह की लगातार बढ़ रही शक्ति को रोकने के लिए उसने कलिंजर पर हमला किया था। और इस दौरान अफगान सरदार महमूद लोदी के जौनपुर और बिहार की तरफ से आगे बढ़ने की खबर मिलते ही हुमायूं गुजरात के शासक से कुछ पैसे लेकर वापस जौनपुर की तरफ चला गया और इसके बाद दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। सबसे पहले तो यहाँ बताया जा रहा है गुजरात के शासक बहादुर शाह का जो युद्ध हुआ था वो शासनकाल माना जाता है 1535-36 ईस्वी। इस समय में बहादुर शाह के साथ हुमायूं का युद्ध हुआ था। तत्कालीन समय में गुजरात का शासक बहादुर शाह, उसकी शक्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई थी और उसने दक्षिण भारत के कई सारे राजाओं के साथ संधियां की थी। इसके अलावा वह मालवा को भी जीत चुका था। रायसेन की जो महत्वपूर्ण किले थी उसके ऊपर भी जीत हासिल कर ली थी और 1533 ईस्वी में मेवाड़ को संधि के लिए बाध्य कर दिया था। मेवाड़ का राज्य क्षेत्र हम जानते हैं राणा सांगा का क्षेत्र हुआ करता था। तो मेवाड़ का ऐसा क्षेत्र था जहाँ की राजपूताना शक्ति अपने चरम प्रकाष्ठा पर पहुंची हुई थी और उस क्षेत्र को भी उसने यानी कि बहादुर शाह ने संधि करने के लिए बाध्य किया था। तुर्की के एक प्रसिद्ध तोपची थे यानी कि तोपखाना चलाने वाले थे रूमी खां। रूमी खां ने उसकी बहुत ही ज़्यादा सहायता की थी और रूमी खां की सहायता से उसने एक तोपखाना तैयार कर लिया था। इसीलिए जब उसके पास इतना कुछ हो गया यानी कि उसकी सैन्य प्रतिभा बढ़ गई थी, उसके पास एक अच्छा तोपखाना था, तो इन सारी चीज़ों ने क्या हुआ, उसकी महत्वाकांक्षाओं को पढ़ दिए और उसने दिल्ली पर अपना शासन स्थापित करने की उसकी जो महत्वाकांक्षा थी वो बढ़ने लगी। उसके बाद बंगाल के शासक और बिहार में जो शेर खां थे उसके साथ भी उसके बहुत ही अच्छे संबंध हुआ करते थे। उन दोनों के बीच पत्र व्यवहार का जो चलन था वो देखने को मिलता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हुमायूं के जितने भी शत्रु थे यानी कि कुछ शत्रुओं को तो उसने अपने यहाँ शरण भी दे के रखा था और कुछ शत्रु वैसे थे जो कि पारिवारिक शत्रु के रूप में जाने जाते, जैसे कि हुमायूं की फूफा यानी कि बाबर की एक बहन थी। बहन के भाई हुमायूं चूंकि कम उम्र का था तो हुमायूं के जो फूफा थे उनका भी ध्यान था दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी को हथियाने के लिए। इसके अलावा आलम खां लोदी के लड़के ततार खां के पास भी एक बहुत ही बड़ी सेना थी जिसे लेकर के वह आगरा और दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था और आलम खां लोदी को उत्तर और पूर्वी भारत में विद्रोहियों को सहायता देने के लिए कलिंजर की ओर भेजा गया था।
स्वयं बहादुर शाह ने क्या किया, उसने एक बहुत बड़ी सेना तैयार की और सेना तैयार करने के साथ मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। ततार खां को भगा दिया गया और आलम खां लोधी ने मुगलों को कोई हानि नहीं पहुंचाई, वो पहुंचा ही नहीं पाया। लेकिन उस समय तक बहादुर शाह के लिए क्या क्या था। बहादुर शाह ने इन सारी चीज़ों को जब देखा कि मुगल शासक जो थे हुमायूं, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, दिल्ली वंश जो है वहाँ की गद्दी खतरे में है। तो उसने उस स्थिति का पूरा लाभ उठाना चाहा और वह मुगल सेना से भिड़ना भी चाहता था, क्योंकि उस समय कामरान ने क्या किया था। कामरान पंजाब को छोड़कर कंधार की सुरक्षा के लिए चला गया था और मोहम्मद इस सुल्तान मिर्जा ने कैद से भागकर पूर्व की ओर का जो क्षेत्र था वहां पर विद्रोह खड़ा करके रखा था। और सबसे अधिक ज़्यादा खतरा तो था बिहार के शेर खां से, क्योंकि शेर खां उस समय में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभर रहा था। उसने सिर्फ दक्षिण बिहार का ही नहीं, बल्कि वह तो अपने आप को बंगाल का भी अपना एक अधिकार समझता था। बंगाल के ऊपर भी अपने आप को सभी जगहों का मालिक बना बैठा था वो। तो इसी तरह से सूरजगढ़ का जो युद्ध होता है उसमें बंगाल की सेना को हराने के बाद उसका सम्मान और शक्ति में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हो जाती है और जितने भी अफगान सरदार थे वे सभी शेर खां के अंदर एकत्रित हो जाते हैं। तो इस तरह से हुमायूं ने जब देखा कि शेर खां की इतनी ज़्यादा शक्तियाँ बढ़ रही है, लेकिन फिलहाल में क्या था, शेर खां तो उसकी नज़रों में था ही, लेकिन तत्कालीन समय में गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, उसने उसे चुनौती दी हुई थी। इसलिए हुमायूं ने सबसे पहले यह डिसाइड किया कि वह पहले बहादुर शाह से निपटेगा और उसके बाद शेर खां के बारे में सोचेगा। तो यही सोच के ख्याल से वह मालवा जाता है, मालवा में प्रवेश करता है और उस समय बहादुर शाह चित्तौड़ का घेरा डाले हुए था। चित्तौड़ की जो राजमाता थी कर्णवती ने हुमायूं को एक पत्र लिखा और उस पत्र में एक राखी भी भेजी। राखी भेजकर हुमायूं से सहायता मांगती है। जब हुमायूं को वो पत्र मिलता है तो काफ़ी लेट हो चुका रहता है। जब तक हुमायूं कर्णवती की सहायता के लिए उसके चित्तौड़ पहुंच रहा होता है, तब तक कर्णवती ने क्या किया था, जौहर कर लिया था। यानी कि जब देखा कि उसके आबरू की रक्षा नहीं हो सकती है तो उसने बहुत सारी स्त्रियों के साथ सती तो नहीं, जौहर कर लिया था। जौहर में होता है कि बहुत सारी स्त्रियां एक साथ अपने आप को अग्निदाह कर लेती हैं, तो वो कर लिया था। और जब हुमायूं उसके किले में पहुंचता है तो उसने बहादुर शाह को हरा तो दिया, लेकिन कर्णवती की जो स्थिति है वो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो गया। और कहा जाता है कि रक्षाबंधन का जो पर्व मनाया जाता है उसकी शुरुआत यहीं से होती है, यानी कि उसके जन्मदाता हुमायूं और उनकी मुंहबोली बहन कर्णवती को बताया जा सकता है। यहाँ पर उसने राजपूतों के लिए बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति और सहयोग जो दिया जा सकता था हुमायूं के द्वारा, मुगलों के द्वारा, उसे अवसर नहीं दिया गया। यानी कि वो कुछ लेट हो गया। अगर कुछ समय पहले वो पहुंच जाता तो शायद उसे राजपूतों का बहुत ही ज़्यादा सहयोग प्राप्त हो सकता था। इसके बाद दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का जो युद्ध है वो 1532 ईस्वी में लड़ा गया था और कालिंजर का घेरा, यानी कि कालिंजर में जब वो गया था, कालिंजर का घेरा छोड़ने का एक ही कारण था। हुमायूं को अफगानों की ओर से आक्रमण का भय था, क्योंकि वह जानता था कि शेर खां बहुत ही शक्तिशाली हो चुका है, तो वह हमेशा ही अफगानों से डरता रहता था। इब्राहिम लोदी के एक भाई थे महमूद लोदी ने भी क्या किया था, अपने नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना तैयार की थी और बिहार से जौनपुर की तरफ उसकी सेना बढ़ रही थी। महमूद लोदी के साथ बिहार का अफगान नेता यानी कि शेर खां भी था। इन दोनों की सम्मिलित सेनाएं थी, क्योंकि शेर खां भी अफगानी था और महमूद लोदी भी अफगानी था। तो इन दोनों की सेनाएं आपस में जुड़ गई और दोनों साथ ही आगे बढ़ने लगी। सबसे पहले तो इन्होंने जौनपुर पे अधिकार कर लिया था और अवध में अपनी शक्ति को बहुत ही ज़्यादा मजबूती प्रदान करने में भी कामयाब हो गए थे। बाद में दूसरी तरफ क्या होता है, हुमायूं एक बहुत ही बड़ी सेना लेकर आगरा से निकलता है और दोहरिया का जो स्थान रहता है, दोहरिया नामक स्थान पर अफगानों के साथ वो मुकाबला करता है। यानी कि शेर खां और मोहम्मद लोदी। शेर खां ने वक्त पर महमूद लोदी का साथ छोड़ दिया, यानी कि जब उसने देखा कि
हुमायूं हुमायूं के पास एक बहुत बड़ी सेना है। और इसके अलावा शेर खां के मन में एक और बात थी। क्योंकि शेर खां इसके पहले हुमायूं के पिता बाबर की सेना में भी रह चुका था, तो उसे यह आइडिया था कि बाबर की जो सेनाएं थी, यानी कि मुगलों की जो सेना है, वो युद्ध भूमि में किस तरह से कार्य करती थी। और उसने इस चीज़ को देख लिया था कि किसी भी स्थिति में वो जीत नहीं पाएगा। शेर खां के बारे में एक बात उसने कहा है कि अगर युद्ध करो तो सिर्फ जीतने के लिए करो। यानी कि उसने देखा कि वो पूरी तरह से तैयार नहीं है, जीत के लिए तैयार नहीं है, जीत के लिए जो भी चीज़ें होनी चाहिए उसकी सेनाओं में नहीं है। तो उसने वक्त रहते अपना हाथ खींच लिया था और महमूद लोदी को अकेला छोड़ दिया था। लेकिन फिर भी अफगानों ने बहुत ही बहादुरी से मुकाबला किया था मुगलों का, और लास्ट में जाके वे पराजित हो गए थे और महमूद लोदी भी युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ था। तो इस तरह से दोहरिया का जो युद्ध है वो अनिर्णायक रहा, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि हुमायूं को इस युद्ध में विजय हासिल हुई। अब यहाँ बताया जा रहा है मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के शासक बहादुर शाह के बीच जो संघर्ष हुआ था उसकी विस्तृत चर्चा यहाँ की जा रही है। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1531 ईस्वी में मालवा और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद उसने मेवाड़ को संधि करने के लिए बाध्य किया था। वहीं इसके दौरान गुजरात के शासक बहादुर शाह ने टर्की के एक प्रख्यात और कुशल तोपची रूमी खां की मदद से एक शानदार तोपखाने का निर्माण करवाया था। इसकी चर्चा अभी हो चुकी है। जिसके बाद हुमायूं ने बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को दबाने के लिए साल 1535 ईस्वी में बहादुर शाह पर सारंगपुर में आक्रमण कर दिया था। दोनों के बीच इस समय बहुत ही युद्ध होता है। इस संघर्ष में गुजरात के शासक बहादुर शाह को मुगल सम्राट हुमायूं से हार का सामना करना पड़ा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हुमायूं ने मांडू और चंपानेर की किलों पर भी अपना अधिकार जमा लिया। इसके अलावा मालवा, गुजरात को उसने मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। तो इसकी चर्चा हम लोग थोड़ी विशेष तौर पे करते हैं। इस समय क्या होता है, इस समय हुमायूं ने क्या किया था, बहादुर शाह ने तो अपने पास एक बहुत बड़े तोपखाने का निर्माण करवा लिया था। और बहादुर शाह की जो सेना थी उसने अपने आप को जितना सुदृढ़ किया था, एक अपने आसपास एक जाल बनाया था, और इस कारण वह अपने ही जाल में फंसती गई थी। जैसे कि भूखमरी बहादुर शाह की सेनाओं के बीच क्या हुआ था, भूखमरी आ गई थी। क्योंकि हुमायूं ने क्या किया था कि रसद पहुंचने का जो रास्ता था उसके ऊपर अपना अधिकार कर लिया था, और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं थी जिनको कि बर्बाद कर दिया गया था। बर्बाद करने के कारण उसकी सेना यानी कि बहादुर शाह खुद और उसका सेना, उन लोगों में आत्मविश्वास और साहस की कमी हो गई थी। इसके कारण क्या हुआ, बहादुर शाह को भागना पड़ा। बहादुर शाह भागकर मांडू की तरफ गया। वहाँ भी हुमायूं ने उसका पीछा किया था, पीछा नहीं सो रहा था। बहादुर शाह मांडू से चंपानेर, चंपानेर से काम्बे और काम्बे से ड्यू भाग गया हुमायूं से डरकर। फिर बाद में हुमायूं ने काम्बे तक उसका पीछा किया, लेकिन जब उसे पता चला कि आगे वो इससे भागता ही जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है और इससे हुमायूं का बहुत सारा समय भी बर्बाद हो रहा है, तो उसने वहाँ से चंपानेर के जो दुर्ग था उसे जीतने के लिए वापस आ गया। यानी कि चंपानेर से जब काम्बे भागता है बहादुर शाह, तो काम्बे तक तो उसने वापस पीछा किया, लेकिन काम्बे से वापस चंपानेर फिर से आया है चंपानेर के दुर्ग को वापस जीतने के लिए। चंपानेर का दुर्ग अपने समय में बहुत ही सुरक्षित और मजबूत माना जाता था। वहाँ पर एक अच्छा तोपखाना भी था और रसद की जो मात्रा है वो भरपूर रूप से भरी हुई थी। वहाँ पे गुप्त मार्ग जो था, चंपानेर के दुर्ग में गुप्त मार्ग से रसद भी पहुँच रही थी। तो हुमायूं ने उसका पता लगाया, जहाँ की किले की दीवार से केवल 60 या 70 फीट ऊंची जो जगह थी, वह उस चीज़ का पता, वहाँ पे उस जगह का पता लगाया और फिर उसमें कीलें ठोकवाई। उस कील को ठोकवा कर उसने खुद ही क्या किया, 300 सैनिकों को लेकर अचानक ही आक्रमण कर दिया। किलेदार जो थे, जिनका के नाम था इख्तियार खां, उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा और यहाँ से हुमायूं को बहुत सारा धन प्राप्त होता है। उसने इस सब का क्या किया, उसने अपने सरदारों और सैनिकों के बीच बहुत ही उदारपूर्वक नीति को अपनाते हुए इन सभी चीज़ों को बांट दिया था। तो बहादुर शाह के बाद अब यहाँ बात आती है शेर शाह की। अभी तक हमने देखा कि किस तरह से हुमायूं की जो प्रारंभिक लड़ाइयाँ हैं, जैसे कि दोहरिया का युद्ध बहादुर शाह
बहादुर शाह का गुजरात युद्ध, और अब देखने को मिलता है हुमायूं का शेर शाह से मुकाबला। जिस समय हुमायूं बहादुर शाह के साथ व्यस्त था युद्धों में, तो उस समय उसी दौरान शेर खान बिहार और बंगाल में अपनी स्थिति को बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ कर रहा था, अपने आप को शक्तिशाली बना रहा था। यह बताया जा रहा है कि शेर खान ने सूरजगढ़ के राज में बंगाल को जीतकर काफ़ी ख्याति प्राप्त की, जिससे हुमायूं की चिंता और अधिक बढ़ गई। इसके बाद हुमायूं ने शेर खान को सबक सिखाने के लिए और उसकी स्थित शक्ति को दबाने के उद्देश्य से 1538 में चुमानगढ़ के किले पर घेरा डाल दिया और अपने साहस और पराक्रम के बलबूते पर उसे अपने अधिकार में हासिल कर लिया। सबसे पहले तो शेर खां के बारे में। शेर खां कौन था? शेर खां वही था जिसने कि इस समय में बिहार और बंगाल पर अपनी शक्ति को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रहा था। चुनार का किला जो कि उसका अपना था, उसकी जिम्मेदारी उसने अपने बेटे के हाथों में डाल दी थी, कुतुब खां। कुतुब खां हुमायूं की सेना छोड़कर सुरक्षित वापस पहुंच गया था। विभिन्न अफगान सरदार जो थे वे उसके नेतृत्व में एकत्रित हो रहे थे, यानी कि सबके सब शेर खां के पास एकत्रित हो रहे थे। गुजरात खोने के बाद हुमायूं ने क्या किया, 1 वर्ष तक वह आगरे में रहता है, और जब उसे यह समाचार मिलता है कि शेर खां बिहार और बंगाल इन दोनों में अपनी स्थिति को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रहा है, लेकिन शेर खां के खिलाफ तत्कालीन समय में वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इससे शेर खां की शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। बाद में क्या हुआ, जब शेर खां की स्थिति बंगाल में गिरने लगी, तो उस समय उसने इसका लाभ उठाया। इस समय तक नुसरत शाह की भी मौत हो चुकी थी और उसका उत्तराधिकारी के रूप में महमूद शाह जब आता है तो उसकी योग्यता थोड़ी कम थी। तो इससे क्या हुआ, शेर खां ने 1536 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया था और उसकी जो राजधानी हुआ करती थी गौर में अपना घेरा डाल दिया था। महमूद शाह कुछ नहीं कर पाया था। महमूद शाह ने 13 लाख दिनार दिया और शेर खां के साथ संधि कर ली थी। लेकिन हुमायूं ने क्या किया, इस अवसर पर हुमायूं ने शेर खां की शक्ति को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। यानी कि जब महमूद शाह का शासनकाल चल रहा था और शेर खां ने वहां हमला किया था, उसके पहले अगर हुमायूं का हमला वहां हो जाता तो शायद महमूद शाह का जो संधि है, जो 13 लाख दिनार देते हैं, और बंगाल और गौर का जो इलाका है, वो शायद हुमायूं के अधीन आ जाता। लेकिन उसने इस तरह की कोई कोशिश नहीं की। उसने हिंदू वेग को जौनपुर का सूबेदार बना दिया और शेर खां के बारे में उसे सूचनाएं मंगवाता रहा। शेर खां ने हिंदू वेग को कीमती उपहार दिए और उससे प्रभावित होकर हिंदू वेग ने क्या किया, हिंदू वेग ने हुमायूं को सूचना जो दी थी उसमें बताया। उसने कहा शेर खां बादशाह के प्रति वफादार हैं, और शेर खां को जब यह पत्र मिलता है तो वह इस पर विश्वास भी कर लेता है और आराम से 1 वर्ष तक आराम ही करता रहता है। और इतनी लंबी अवधि ने शेर खां ने क्या किया, बंगाल की राजधानी गौर पे आक्रमण कर लिया, उसे अपने अंदर कैप्चर कर लिया। तो इस तरह से बंगाल पर उसका आक्रमण नहीं हो पाता है। हुमायूं की जो शक्ति है वो रखी रह जाती है। शेर खां के जो बेटे थे कुतुब खां ने भी हुमायूं को करीब 6 महीने तक इस किले पर अधिकार नहीं जमाने दिए। ये इस किले के बारे में बात कर रही है, वही जिसके बारे में भी कुछ देर पहले बात हुई थी कि शेर खां ने अपने बेटे को किले का क्या किया था, किले की जिम्मेदारी सौंपकर आगे बढ़ गया था। तो चुनार का किला, यह किला कुतुब खां जहां था, वो चुनार के किले के बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद बताया जा रहा है, इसके बाद 1538 ईस्वी में उसने अपने विजय अभियान को आगे बढ़ाते हुए मुगल शासक हुमायूं बंगाल के गौर क्षेत्र में पहुंचा, जहां उसने चारों तरफ लाशों का मंजर देखा और अजीब से मनहूसियत महसूस की। इसके बाद हुमायूं ने इस स्थान का फिर से निर्माण कर इसका नाम जन्नताबाद रख दिया था। वहीं बंगाल से लौटते समय हुमायूं और शेर खां के बीच बक्सर के पास 29 जून 1539 को चौसा नामक जगह पर युद्ध होता है, जिसमें कि हुमायूं की पराजय हो जाती है। चौसा का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध के नाम से फेमस है। तो अब हम लोग देखते हैं चौसा का युद्ध। इसमें बताया जा रहा है, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ बताया क्या जा रहा है। 1539 में चौसा का युद्ध, चौसा नामक जगह पर हुमायूं और शेर खां
के बीच झड़प होती है, युद्ध होती है। और इस युद्ध में मुगल सेना की काफ़ी ज़्यादा क्षति, नुकसान होती है। अफगान सेना की जीत हासिल हो जाती है। वहीं हुमायूं की जो स्थिति रहती है वो बहुत ही डवाडोल रहती है। वो किसी तरह से बस अपनी जान बचाकर यहाँ से भागता है। इसके बारे में इतिहासकार कहते हैं, उनका कहना है कि चौसा के युद्ध में जिस भिस्ती का सहारा लेकर हुमायूं ने अपनी जान बचाई थी, उसे हुमायूं ने 24 घंटे के लिए दिल्ली का बादशाह का ताज पहनाया था। ये बहुत ही बड़ी बात थी। जबकि अफगान सरदार शेर खां की इस युद्ध में महाजीत के बाद उसे शेर शाह की उपाधि से नवाजा गया। यानी कि शेर खां को जो शेर शाह की उपाधि मिलती है वह चौसा के युद्ध में विजय के उपरांत मिलती है। और इसके साथ ही शेर खां ने अपने नाम के सिक्के ढलवाए थे। तो चौसा का युद्ध, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से बात कर ले। हुमायूं ने क्या किया था? जब हुमायूं गंगा के दक्षिणी तट के पास पहुंचा था और वहां से एक मेन सड़क जाती थी जिसे कि ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, उससे वापस चला गया। उस समय के बारे में A.L. श्रीवास्तव जी का कहना है, उन्होंने कहा है कि यह हुमायूं की बड़ी भूल थी क्योंकि मार्ग पर अफगानों का अधिकार था। दूसरे राइटर हैं R.P. त्रिपाठी, उनके अनुसार यह मार्ग ठीक था क्योंकि मुगल सेना इसी रास्ते से बंगाल गई थी और इससे परिचित थी। इसी रास्ते से बढ़ते हुए हुमायूं ने एक बार गंगा को भी पार किया था और उत्तरी तट पर भी आ गया था जहाँ की चौसा का मैदान था। शेरशाह भी जब अपनी सेना को लेकर इसी स्थान पे आता है, यानी कि चौसा नामक जगह पर आता है, तो उस समय उन दोनों के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में हुमायूं को अपने भाइयों से कोई सहायता नहीं मिली थी, बल्कि उसने और क्या किया था, ना व्यवस्थित सेना प्रदान किया था और ना ही अपने भाई को कॉपरेट किया था। शेरशाह ने बहुत इंतजार किया, वर्षा का इंतजार किया, क्योंकि वह जानता था कि मुगल सेना गंगा और कर्मनासा नदी के बीच में थी और वह जहाँ रुका था वह भाग नीचा था, जिससे क्या होता है कि वर्षा का जो पानी रहता, वर्षा का पानी जब आएगा उन नदियों में तो उससे बाढ़ आ सकती है और मुगल सेना जो वहीं उसी एरिया में फंसी हुई थी, वो अपने आप ही उसके ऊपर मुश्किलों का पहाड़ टूट सकता है। तो इसीलिए शेर खान ने बुद्धिमानी का परिचय दिया और कुछ समय तक इंतजार किया। जब 3 महीने तक उसने इंतजार किया, आमने सामने दोनों की सेनाएं परिचित रही, किसी भी तरह की बातचीत नहीं हुई, बातचीत हुई भी तो उसका कोई लाभ नहीं उतरा। तो फिर बाद के समय में जब वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आरंभ होते ही क्या हुआ, मुगलों की जो सेना थी वो तैयार नहीं थी वर्षा ऋतु के लिए। नदियों का पानी बढ़ने लगा था और सेना को रहने में वहाँ बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होने लगी। तो ऐसे ही समय में 25 जून की जो रात है, उस रात को शेर खान ने अचानक ही मुगल सेना पे आक्रमण किया था। मुगल सेना जो कि इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी, उनमें भागदड़ मच गई थी और बहुत बड़ी भारी संख्या में वे मारे गए थे। मोहम्मद जमाल मिर्जा का नाम आता है, वही जिसे कि हुमायूं ने क्या किया, बार बार विद्रोह करने के बाद भी उसे माफ कर दिया करता था, वो भी इस युद्ध में मारा गया था। हुमायूं भी बहुत बड़ी कठिनाई में निकला था और यह वही किश्ती से लेकर निकला था, किश्ती से लेकर उसने गंगा पार की थी और हुमायूं आगरा चला गया था। शेर खान ने क्या किया, मुगल की जो बेगम थे और स्त्रियां, उन सबको वापस कर दिया। उनके साथ किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं गई, सम्मान के साथ उन्हें वापस भेज दिया गया। और यहाँ पर जो ये चर्चा किया जा रहा है कि ताज पहनाया था किश्ती को, तो ये वही किश्ती के बारे में बताया जा रहा है जिसमें कि बैठकर हुमायूं गंगा पार करता है और आगरा चला जाता है। इस युद्ध में हुमायूं की बहुत ही बुरी तरीके से हार हुई थी और इस युद्ध के बाद ही शेर खान ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया और शेर शाह की जो उपाधि ली वो भी इसके बाद ही ली। इसके बाद बहुत ही जल्द उसने बंगाल पे भी अपना अधिकार कायम कर लिया, यानी कि शेर खान ने, शेर शाह सूरी ने। इसके अलावे पूरब की मुगल की जो शक्ति थी उसको पूरी तरह से रौंद दिया। रौंदने के बाद वह कन्नौज आ गया और कन्नौज की जो स्थिति थी उस समय पहले से ही शेर खां के जो सैनिक थे उनका अधिकार हो चुका था। तो इस तरह से कुल मिलाकर चौसा का जो युद्ध था उसमें हुमायूं की बहुत ही बुरी तरीके की पराजय देखने को मिलती है और इस युद्ध के बाद ही शेर खां की जो स्थिति है भारत में वो बहुत ही मजबूत हो जाती है। अब आता है इसके बाद कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के युद्ध में यहाँ बताया जा रहा है, कन्नौज के बारे में बताया जा रहा है कि 17 मई 1540 ईस्वी को हुमायूं ने बिलग्राम में और कन्नौज में लड़ाई लड़ी। कन्नौज का जो युद्ध है वही बिलग्राम के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है।
वहीं इस लड़ाई में मुगल सम्राट हुमायूं और उसके भाई अस्करी और हिंदाल ने साथ दिया। हालांकि हुमायूं को इस युद्ध ने असफलताएं दी और यह युद्ध निर्णायक युद्ध साबित हुआ। कन्नौज के इस युद्ध के बाद हिंदुस्तान में मुगल राज कमजोर पड़ गया और देश की राज सत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथ में चली आई। तो अब बात करते हैं कन्नौज के युद्ध के बारे में। कन्नौज के युद्ध 17 मई 1540, यह वह समय था। इस समय शेर शाह ने पूरब में अपनी स्थिति को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर लिया था और हुमायूं के जो भाई थे, हुमायूं और उसके भाई, उसने समय रहते अपने मतभेद जो उनके बीच चल रहे थे उसे कुछ समय के लिए विराम दिया, उसे नष्ट कर रहे थे। वे लोग अब आपस में मिलना चाह रहे थे। तो हुमायूं ने सिर्फ भाई हिंदाल को माफ़ ही नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया, सुल्तान मिर्जा को भी माफ़ कर दिया, जिसकी की चर्चा भी कुछ देर पहले की गई है। सुल्तान मिर्जा को भी माफ़ कर दिया। इसके बावजूद भी हुमायूं ने क्या किया, उसकी उदारता उसके भाइयों को एक नहीं कर सकी, यानी कि उनमें कुछ न कुछ कमियां आने लगी। कामरान जो उसका दूसरा भाई था, वो बीमार हो गया, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया और उसे यह आशंका होने लगी कि हुमायूं उसे जहर दिलवा रहा है, यानी कि धीरे धीरे जहर दिलवा रहा है। और इसी कारण, मतलब कि इसी आशंका के कारण उसने क्या किया, अपनी सेना को लिया और वो वापस लेके लाहौर चला गया, यानी कि कामरान ने अपने भाई का साथ छोड़ दिया। इसी बीच मुगल की एक अन्य सेना थी जो कि मालवा में कुतुब खां के नेतृत्व में भेजी गई थी। यह अफगान सेना को परास्त कर दिया गया और कुतुब खां को मार दिया। कुतुब खां शेर खां का बेटा था जो कि अपने पिता की मदद कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुमायूं एक अलग विशाल बहुत बड़ी सेना बनाता है और उसे लेकर कन्नौज की ओर चलता है। कन्नौज में शेरशाह पहले से ही मौजूद था और कन्नौज के निकट उन दोनों की सेना, यानी कि शेरशाह की सेनाएं और हुमायूं की विशाल सेना, इन दोनों की सेनाएं आपस में आमने सामने हो गई और 1.5 महीने तक दोनों ने एक दूसरे पर आक्रमण नहीं किया। वो लोग इंतजार करते रहे। लेकिन 15 मई को बहुत बड़ी वर्षा हुई, घनघोर वर्षा हुई, जिससे कि मुगल सेना जो थी उसके खेमे में पानी भर आया। और 17 को जबकि मुगल सेना अपनी सेना और खेमे को ऊंची भूमि पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तो उसी समय अफगानों का आक्रमण होता है। मुगलों ने मुकाबला तो किया, लेकिन वे अपने तोपखाने का यूज नहीं कर पाए क्योंकि बारिश हो गई थी और सारी व्यवस्था जो है थी वो बहुत ही खराब हो गई थी। शेरशाह ने मुगल नीति का प्रयोग किया क्योंकि शेरशाह पहले ही बाबर से यह सारी चीज़ें सीख के आया था। अंत में मुगल सेना के पैर उखड़ के वह भाग गई और हुमायूं और उसके जो भाई थे वो बहुत ही कठिनाई से जान बचाकर भाग सके थे। तो इस तरह से हुमायूं भागता है, शेरशाह उसका पीछा करता है और हुमायूं भागकर लाहौर आ जाता है। शेरशाह ने बहुत ही आसानी से आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया क्योंकि हुमायूं भाग के लाहौर चला गया। तो दिल्ली सल्तनत की जो अवस्था है, राजगद्दी थी, वो उस समय खाली हो चुकी थी और इसी तरह से शेरशाह के द्वारा, यानी कि अफगानों के द्वारा मुगल शासक को खदेड़ दिया गया, उससे राज सत्ता छीन ली गई थी। और लास्ट में हुमायूं पंजाब में भी रुक नहीं सका, वहाँ से वह कश्मीर चला गया। कश्मीर या बदख्शां दोनों एक ही जगह है, लेकिन बार बार उसके मार्ग में उसके भाई कामरान जो था, जिसे कि यह शक हो रहा था कि उसका भाई उसे मारना चाहता है, उसने बहुत ज़्यादा रुकावटें डाली, बहुत सारी परेशानियों में डाला हुमायूं को। लास्ट में हुमायूं सिंध चला जाता है जहाँ कि उसका छोटा भाई हिंदाल उसके साथ मौजूद रहता है। तो इस तरह से हुमायूं का एक निर्वासित जीवन शुरू होता है, जिसे कि शेर खां के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ और बताया जा रहा है कि 29 अगस्त 1541 ईस्वी को हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लिया था, यानी कि निर्वासित जीवन में ही उसने अपना निकाह किया था हमीदा बानो बेगम से। और इसी पत्नी से उसे बाद के समय में अकबर जैसा योग्य पुत्र भी प्राप्त होता है। बाद के समय में अकबर ने मुगल सम्राट की नींव को बहुत ज़्यादा मजबूत किया था और मुगल साम्राज्य का जमकर विस्तार किया। तो यहाँ तक अभी तक हमने देखा कि उसका किस तरह से शुरुआत, राज्यारोहण जब होता है हुमायूं का, उसके बाद उसे किन सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है,
किस तरह से उसके अपने ही परिवार, अपने मित्र और यहाँ तक कि उसके पिता के अंदर में काम करने वाले शेर शाह, उसने किस तरह से बगावत की और मुगलों को यहाँ से खदेड़ दिया। खदेड़ने के बाद क्या होता है, हुमायूं फिर से वापस आते हैं जब शेर शाह की मृत्यु हो जाती है। यहाँ बताया जा रहा है हुमायूं ने फिर से हथियाई सत्ता। करीब 14 साल काबुल में बिताने के बाद साल 1545 ईस्वी में मुगल सम्राट हुमायूं ने काबुल और कंधार पर अपनी कुशल रणनीतियों द्वारा फिर से अधिकार जमा लिया। चूंकि हुमायूं एक काबिल शासक के रूप में भी जाना जाता है, तो जब भारत में उसके साथ इतनी सारी चीज़ें होने लगी, इतनी सारी असफलताएं हाथ लगी, तो इन सभी से तंग आकर हुमायूं ने क्या किया, भारत को छोड़ने का फैसला कर लेता है और उसके बाद वह कंधार चला जाता है। चूँकि कंधार जाते समय उसे अपने भाई का बहुत ही ज़्यादा सामना करना पड़ता है, जो कि कामरान, जिसके कि मन में अपने हुमायूं के प्रति यह भावना बैठी हुई थी कि वह उसे मारना चाहता है। तो उसने हुमायूं के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें भी डाली और हुमायूं को कंधार में ही अकबर को छोड़कर ईरान भी जाना पड़ा था। तो उस तरह से देखें तो कामरान और हुमायूं, इन दोनों के बीच बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इन सब के बावजूद हुमायूं ने काबुल और कंधार पर अपनी शासन व्यवस्था कायम कर लिया था और हिंदुस्तान में यानी कि भारत में फिर से राज करने के लिए 1554 या 55 ईस्वी में वह अपने भरोसेमंद सेना को इकट्ठा करता है और पेशावर आता है और फिर अपने पूरे जोश के साथ उसने लाहौर पर दोबारा आक्रमण किया और फिर उसे जीत भी लिया। इसके लिए उसने बहुत सारे युद्ध के छोटे मोटे युद्ध भी देखने को मिलता है, जिसमें कि मछीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध बहुत ही निर्णायक युद्ध के रूप में देखा जाता है। जब हुमायूं भारत आता है, यहाँ मछीवाड़ा के युद्ध के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ यह बताया जा रहा है कि इसके बाद मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान सरदार नबीस खां एवं तातर खां के बीच सतलुज नदी के पास मछीवाड़ा नामक जगह पर एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं ने जीत हासिल की और इस तरह पूरे पंजाब पर मुगलों का अधिकार जमाने में सफल हो गया। इसके बाद 15 मई 1555 ईस्वी को ही मुगलों और अफगानों के बीच सरहिंद नामक जगह पर भी एक युद्ध होता है। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां कर रहा होता है और अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर कर रहा होता है। चूँकि 15 मई का जो समय दिया गया है, यह 15 मई का समय मछीबारा के युद्ध के बारे में दिया गया है और सरहिंद का जो युद्ध है उसका दिन है 22 मई। इस दिन मुगलों और अफगानों के बीच एक युद्ध होता है जिसे कि हम सरहिंद के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं मछीबारा का निर्णायक युद्ध और सरहिंद का युद्ध। मछीबारा का जो युद्ध है वो 15 मई 1555 ईस्वी को लड़ा गया था और उस समय दिल्ली का जो तत्कालीन शासक था वो सिकंदर शाह था। सिकंदर शाह ने तातार खां और हेवात खां इन दोनों सेनापतियों के नेतृत्व में लगभग 30,000 अफगान सैनिकों को मुगल सम्राट पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। दोनों सेनाएं आगे बढ़ी और लुधियाना से करीब 9 मील पूर्व सतलज नदी के किनारे एक मछीवाड़ा नामक स्थान है, छोटा सा स्थान है जिसमें कि बहुत ही बड़ा मैदानी इलाका है। उस इलाके में अफगान सैनिक और मुगल सैनिक के बीच भिड़ंत हुई। चूँकि अफगान सैनिकों की तुलना में मुगल सैनिकों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन फिर भी इनकी जो सुदृढ़ता थी और तकनीकी थी वह अफगानों से काफ़ी श्रेष्ठ थी। तो 15 मई 1555 ईस्वी को शाम के समय संध्या में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में मुगलों की यानी कि हुमायूं की जीत हो जाती है। और इसमें जीतने के बाद हुमायूं का जो साम्राज्य रहता है वो पंजाब, सरहिंद, हिसार, फिरोजा और दिल्ली के कुछ क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों पर हुमायूं का अधिकार हो जाता है। ये सभी क्षेत्र वही क्षेत्र थे जिनके ऊपर की बाबर ने अपने आरंभिक दिनों में अपना अधिकार कायम किया था। तो इस तरह से हुमायूं का जब अधिकार कायम होता है तो वो अपने पिता के नक्शे कदम पे ही चलते हुए इस सारी जगहों पर अपना अधिकार चलाता है। दूसरे समय में बात हो रही है सरहिंद के युद्ध की। सरहिंद का युद्ध जो कि 22 जून 1555 ईस्वी को छेड़ा जाता है
मछुआरे की पराजय के बाद क्या होता है, सिकंदर जो शाह जो कि उस समय दिल्ली का तत्कालीन शासक था, उसने क्या किया, उसके मन में इसके प्रति बहुत ज़्यादा आक्रोश देखने को मिलता है। उसने क्या किया, उसने कहा कि सिकंदर शाह इस युद्ध से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने मुगलों से प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से 27 अप्रैल को एक और युद्ध किया। 27 अप्रैल 1555 ईस्वी को सिकंदर शाह ने 80,000 घुड़सवार और हाथी तथा तोपखाने को लेकर वह दिल्ली से चला और मुगलों से सामना किया। दोनों के बीच 22 जून को युद्ध होता है, जिसे कि हम सरहिंद के युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध में सिकंदर शाह की हार हो जाती है। वह मुगलों से हार जाता है और भागकर सिकंदर शाह पंजाब में जा छिपता है। पंजाब की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें जा छिपता है, क्योंकि उसे अपनी जान का डर था। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि हुमायूं इस बार उसे नहीं छोड़ेगा बल्कि उसका कत्ल कर देगा। तो इसी डर से वह सहम के पंजाब चला जाता है और पंजाब के पहाड़ियों में छिपके रहने लगता है। सरहिंद का जो युद्ध है वो बहुत ही निर्णायक युद्ध साबित होता है, अफगानों के लिए भी और हुमायूं के लिए भी। अफगानों के लिए इसलिए क्योंकि अफगान जो कि भारत में इतने लंबे समय से रह रहे थे, उनकी जो सत्ता है उसे हमेशा के लिए यहाँ से हटा दिया गया। और हुमायूं जो कि एक निर्वासित जीवन जी रहा था सिर्फ एक अफगान शासक के कारण, तो उसके लिए भी यह युद्ध बहुत ही निर्णायक साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद उसने अफगानों को यहाँ से उखाड़ फेंका और मुगल साम्राज्य की फिर से एक नए सिरे से नींव डाली। इसके अलावा आगरा, संभल और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे उन सभी में मुगलों का अधिकार कायम हो गया। सरहिंद के युद्ध के बारे में देखें तो फरिश्ता के शब्दों में अगर सरहिंद के युद्ध को देखें तो उनका कहना था कि साम्राज्य के भाग्य का निर्णय सरहिंद के युद्ध के द्वारा किया गया। दिल्ली का राज्य सदा के लिए अफगानों के हाथ से निकल गया, ये कहना था फरिश्ता का। दिल्ली पर मुगल सेना का अधिकार हो जाने के बाद क्या होता है, रमजान का जो महीना होता है 23 जुलाई 1555 को हुमायूं ने बहुत ही धूमधाम से दिल्ली में प्रवेश किया और एक बार फिर से अपने नाम के खुतबे पढ़वाए, सिक्के ढलवाए। खुतबा पढ़वाना और सिक्का ढलवाना इस बात का घोतक है कि वह शासक बनता है। और गद्दी पर बैठने के बाद उसने सबसे पहले अमीर, सैनिक और गैर सैनिक जो भी उसके अधिकारी थे उन सभी को अपने राज दरबार में सम्मानित करता है। उन्हें बहुत ही उदारतापूर्वक बहुत सारे पुरस्कार बांटता है। और बैरम खान जो कि बाद के समय में अकबर के समय काल में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाले हैं, उन्हें पंजाब का गवर्नर भी नियुक्त करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हुमायूं ने क्या किया। हुमायूं सबसे पहले राज सिंहासन पर बैठता है और बाद में निर्वासित भी हो जाता है। फिर से पुनः उसने मुगल साम्राज्य की नींव डाली है। तो इस तरह से उसने मुगल की एक अलग साम्राज्य स्थापित करने में जीत हासिल की और हिंदुस्तान में मुगलों का डंका बजाया। अब देखते हैं हुमायूं की मृत्यु। यहाँ बताया जा रहा है कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद हुमायूं ज़्यादा दिनों तक सत्ता का सुख उठा नहीं सका। जनवरी 1556 ईस्वी में जब वह दिल्ली में दीनपनाह भवन में स्थित लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी उसका पैर लड़खड़ा गया और उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं हुमायूं की मृत्यु के बारे में उसके पुत्र उसके बाद अकबर ने मुगल सिंहासन संभाला। उस समय अकबर की उम्र महज 13-14 साल की ही थी। इसलिए बैरम खान जो कि बहुत ही शक्तिशाली सेनापति के रूप में था और एक जगह उसे सूबेदार भी बनाया गया था, तो उसे अकबर का संरक्षक नियुक्त किया जाता है। इसके बाद अकबर का काल आता है। उसने मुगल साम्राज्य को बहुत बड़ी मजबूती प्रदान की थी और पूरे भारत में मुगलों का साम्राज्य स्थापित किया था। जब हुमायूं की मौत हो जाती है, हुमायूं की मौत के बारे में यह कहा, कुछ इतिहासकार कहते हैं, उनका मानना यह है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मौत भी हो जाती है। यानी कि जब सीढ़ियों से वह उसके पैर लड़खड़ाया जाता है, सीढ़ियों से वह गिर जाता है, तभी उसके कारण उसकी मौत हो जाती है। हुमायूं के जीवन से यह प्रेरणा मिलती है कि कठिनाइयों से डटकर सामना करने वालों को अपने जीवन में सफलता जरूर नसीब होती है, इसलिए अपने लक्ष्य की तरफ बिना रुके बढ़ते रहना चाहिए। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुन ने कहा है, लेनपुन के बारे में भी बात हुई है, हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी गिरते पड़ते चलता रहा था।
तो यह कहना है लेन पूल का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हुमायूं जिसकी कि बेगम थी हमीदा बानो, बेगम हमीदा बानो, जिससे कि उसे अकबर नाम का पुत्र प्राप्त हुआ था। उसने अपने पति की याद में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। उसकी मृत्यु के बाद उसने काफ़ी ज़्यादा साथ दिया था हुमायूं का, और उसने ही हुमायूं का जब मकबरा बनाया था वह दिल्ली में बनवाया था। यह ऐतिहासिक इमारतों में से एक है और मुगल कालीन वास्तुकला का एक बहुत ही अद्भुत नमूना माना जा सकता है। इस तरह से आज हमने देखा कि हुमायूं के जीवन में किस तरह के कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन हुमायूं के साथ जो जैसी भी परिस्थितियां रहती थी, उसकी उदार नीति जो थी, और वह जब पराजय से वह कभी भी निराश नहीं होता, इस तरह की जो क्वालिटीज़ थी, यही एकमात्र वो कारण था जिससे कि बाद के समय में उसने मुगल साम्राज्य को फिर से स्थापित किया और अकबर के लिए एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की। अकबर जो कि बाद के समय में उसने अपने पिता के द्वारा स्थापित इस साम्राज्य को आगे बढ़ाया और एक अद्वितीय शासक के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से आज हमने देखा हुमायूं के बारे में, किस तरह से उसका राज्यारोहण रहता है। बाबर की मौत के बाद उसका पुत्र और उत्तराधिकारी हुमायूं राज्याभिषेक करवाता है। एक कुशल शासक के रूप में जाना जाता है। उसकी जो युद्ध हुए, बहुत सारे युद्ध हुए, जैसे शेर शाह के साथ बहादुर शाह, शेर शाह सूरी, इन सभी के साथ जो भी उसका युद्ध हुआ, उसमें उसने किस तरह की सफलताओं और असफलताओं का सामना किया और अंत में जाकर अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक राज्य का निर्माण किया। तो यह था आज का हमारा हुमायूं। इसके बाद के लेक्चर में हम देखेंगे हुमायूं के बेटे और उत्तराधिकारी अकबर के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।